एक बार फिर स्वागत है आपका छा गए नेताजी में, जहां राजनीति की गलियों की वो बातें जो अखबारों की सुर्खियां नहीं बनती, जनता की जुबान पर मिलती हैं। और आज बात करेंगे उस राज्य की, बिहार की, जहां चुनावी मौसम तेज हो चुका है, बल्कि महापर्व का मौसम आ चुका है। बिहार की राजनीति का रंग ही अलग है। यहाँ पोस्टर दीवारों पर नहीं, दिलों पर लगते हैं। नारों में ताल होती है और हर नुक्कड़ पर किसी न किसी के भविष्य लिखा जा रहा होता है। बस कुछ ही दिन तो बचे हैं। बिहार में मतदान है, वो भी 2 चरणों में। मतलब साफ है, सोचने का समय अब नहीं रहा। अब जनता तय करेगी इस बार किसके हाथ में होगी सत्ता की चाबी। और इस बार मुकाबला बेहद खास है, क्योंकि इस बार की जंग सिर्फ वोटों की नहीं, भरोसे की है। 19 साल से सत्ता पर बैठे नीतीश कुमार की ये अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षा है, राहुल गांधी की उम्मीदें हैं, और बीजेपी की भी साख कहीं ना कहीं दांव पर है। अब बिहार में चुनाव की चर्चा शुरू करते हैं। हर कोई अपने अपने मुद्दे गिना रहा है, पर इस बार के चुनाव में 7 बड़े ऐसे फैक्टर हैं जो इस खेल की पूरी दिशा और दशा बदल सकते हैं। सबसे पहले बात हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार की और उनकी सेहत की। नीतीश कुमार अब 74 साल के हो चुके हैं। जो नीतीश कभी हर फाइल पर खुद साइन करते थे, अब वो पहले जैसे फुर्तीले नहीं रहे। अब यही विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार बन गया। महागठबंधन का आरोप है कि नीतीश अब प्रशासन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे। राज्य कुछ अफसरों और नेताओं के इशारे पर चल रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव तो अक्सर नीतीश के वीडियो शेयर करते रहे, जिनमें वो थके हुए या कमज़ोर दिखे, ताकि जनता के दिमाग में एक नैरेटिव सेट हो जाए कि अब नीतीश पुरानी ऊर्जा वाले इंसान नहीं रहे। हाल में ही पटना के कार्यक्रम का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार बार बार हाथ जोड़ते दिखे और विपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री अब उतने चुस्त नहीं रहे। जेडीयू ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि नीतीश हर फैसले अभी भी खुद ले रहे हैं। भाजपा भी यही कह रही है कि चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है। लेकिन जब सवाल आता है कि चुनाव के बाद क्या वही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो चारों तरफ खामोशी छा जाती है। यही चुप्पी लोगों के मन में सवाल खड़े कर रही है। नीतीश का सम्मान है बरकरार, लेकिन अगर जनता को ये लगा कि मुख्यमंत्री की सेहत साथ नहीं दे रही, तो फिर एनडीए के लिए ये नई मुश्किल साबित हो सकती है। अब आते हैं दूसरे फैक्टर, चुनाव से पहले की बरसात। नीतीश कुमार जानते हैं कि सत्ता में इतने साल रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी का खतरा है, और उसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है सुविधाओं की झड़ी लगा देना। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने जनता के लिए योजनाओं की लाइन लगा दी। लगभग हर दिन कुछ नई घोषणाएं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए, ताकि वो कोई अच्छा सा छोटा व्यापार शुरू कर सके। सरकार ने करीब 1 करोड़ 89 लाख परिवारों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया। जीविका, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय भी बढ़ा दिया, और बेरोजगार युवाओं को 2 साल तक हर महीने 1000 रुपये भत्ता देने का वादा किया गया है। ये सब ऐसे समय में हुआ जब चुनाव सामने है। अब सवाल ये है, क्या जनता इसे विकास मानेगी या चुनावी लालच, जिसे रेवड़ी भी कहते हैं। बिहार की जनता बहुत समझदार है। वो जानती है कि चुनाव से पहले अगर किसी सरकार का हाथ ज़्यादा से ज़्यादा खुल जाए तो उसके पीछे कुछ ना कुछ सियासी मंशा होती है। तीसरा फैक्टर है वोट चोरी का मुद्दा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इसे बहुत हवा दी। कहा गया बिहार में मतदाता सूची से नाम गायब है, बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। राहुल और तेजस्वी ने यात्रा भी निकाली, रैलियां भी की, लोगों से कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। शुरुआत में भीड़ उमड़ी, लेकिन वक्त के साथ मुद्दे की हवा निकल गई, क्योंकि लोगों के पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं आया। महागठबंधन के भीतर भी ये मुद्दा ठंडा पड़ गया। ऐसा लगा कि ये मुद्दा सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में रहने के लिए किया गया था, जनता की सोच में नहीं। दूसरी तरफ एनडीए ने इसे पलट कर कहा कि ये घुसपैठियों को वैध कराने की कोशिश है। अब देखना ये होगा कि नतीजे किस बात की ओर इशारा करते हैं। अब आते हैं सबसे पेचीदा फैक्टर पर, एनडीए का चेहरा कौन। पार्टी बार बार कहती है कि चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लेकिन पोस्टर, प्रचार और भाषणों में असली चेहरा है नरेंद्र मोदी। मोदी के नाम की गूंज हर सभा में है, हर पोस्टर में उनकी तस्वीर आगे है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीजेपी के पास बिहार में कोई ऐसा प्रभावशाली नेता नहीं, ना कोई ऐसा चेहरा है जो पूरे प्रदेश में असर डाल सके। सम्राट चौधरी या दिलीप जायसवाल जैसे नेता अपने क्षेत्र तक सीमित है।
जेडीयू में भी नीतीश ने कभी किसी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में उभरने नहीं दिया। नतीजा ये रहा कि नीतीश की तबीयत खराब तो पूरा बोझ मोदी के कंधे पर। महाराष्ट्र और हरियाणा में मोदी ने लोकल नेतृत्व को आगे किया था, पर बिहार में ऐसा जोखिम नहीं लिया जा सकता। बिहार में मोदी ही चेहरा है, नीतीश ही नाम है। ये चुनाव इसलिए दिलचस्प है क्योंकि यहाँ लड़ाई है मोदी की लोकप्रियता बनाम नीतीश की छवि की। अब पांचवें फैक्टर की बात करते हैं, पीके यानी प्रशांत किशोर। वो जो कभी चुनाव रणनीतिकार हुआ करते थे, अब खुद मैदान में अपनी जंग लड़ रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के मुखिया के तौर पर उन्होंने बिहार की राजनीति में एक नई लहर तो पैदा कर दी। इसका असर क्या होगा ये देखना होगा। पीके की सभाओं में भीड़ तो उमड़ती है, खासकर उन युवाओं और बुद्धिजीवियों की जो पुरानी जातिवादी राजनीति से उब चुके हैं। पीके का संदेश साफ है, बिहार को जाति से ऊपर उठकर विकास की बात करनी चाहिए। ये बात बहुतों को पसंद भी आ रही है। कई सीटों पर उनकी पार्टी एनडीए और महागठबंधन दोनों को सेटबैक देने वाली है। ये हो सकता है। पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नेताओं ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। अशोक चौधरी पर 200 करोड़ की जमीन का आरोप लगाया, सम्राट चौधरी पर फर्जी सर्टिफिकेट का आरोप। नीतीश को उन्होंने ईमानदार कहा, पर उनकी सरकार को आज़ादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार बता दिया। ये बयान भारी पड़ा, क्योंकि अब हर टीवी चैनल, हर डिबेट में ये सवाल गूंजने लगा, क्या नीतीश के सुशासन की चमक अब फीकी पड़ गई है? वहीं बीजेपी ने पलटवार में कहा कि पीके खुद फंडिंग करते हैं, उनके खुद फंडिंग में गड़बड़ी है। लेकिन जनता का ध्यान अब आरोपों और सच्चाई पर नहीं, मुद्दों पर है। और मुद्दा है क्या? भ्रष्टाचार। लोगों को लगने लगा कि नीतीश का वो सुशासन मॉडल अब डगमगा रहा है। पहले जो सरकार अपनी ईमानदारी पर गर्व करती थी, अब उसी पर सवाल उठ रहे हैं। और जब भरोसे में दरार पड़ती है तो नतीजे चौंकाने वाले होते हैं। बिहार में पीके को लेकर एक दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए, प्रवास, बेरोजगारी, सुशासन, ये वही मुद्दे हैं जिनसे जनता का रोजाना वास्ता पड़ता है। इसलिए उनके शब्द लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं। अब आते हैं आखिरी बड़े फैक्टर पर। नाम है लालू यादव, लेकिन उसके साथ एक शब्द और जुड़ा है, वो है जंगल राज। बिहार की राजनीति में ये शब्द एक हथियार रहा, चुभता है ये नाम सुनकर। 1990 से 2005 तक का शासनकाल लालू राबड़ी राज को एनडीए ने जंगल राज बताया और जनता ने 2005, 2010 और 2020 में इसी नैरेटिव पर भरोसा किया। हर चुनाव में कहा गया कि नीतीश ने अपराध पर लगाम लगाई, अपहरण और लूट खत्म की, बिहार को पटरी पर लाए। यही कहानी लोगों को पसंद भी आई। लेकिन अब 2025 का चुनाव है और इस बार स्थिति बदली है। आज का युवा मतदाता उस दौर को देख नहीं पाया, उसने बस जंगल राज के बारे में सुना है। उसके लिए जंगल राज को याद नहीं, बस एक शब्द माना जा सकता है। उसके लिए बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, पलायन और अवसरों की कमी। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर आप जानते हैं, फैक्ट्री नहीं है, यानी अब डर नहीं, उम्मीदें मायने रखती है। यही वजह है कि लालू के जंगल राज वाला नैरेटिव अब उतना शायद असरदार साबित ना हो। अगर एनडीए ने इसे पुराने डर पर दांव लगाया तो शायद फायदा सीमित होगा। तो दोस्तों, अब तस्वीर आपके सामने है। बिहार में चुनाव इस बार नीतीश बनाम तेजस्वी से आगे बढ़ चुका है। ये मुकाबला है पुराने भरोसे बनाम नई उम्मीद का। एक तरफ नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 19 साल तक राज्य चलाया, पर अब थके दिख रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं जो ऊर्जावान हैं लेकिन अनुभवहीन। एक और नरेंद्र मोदी हैं जिनका चेहरा बिहार के हर पोस्टर पर है, और दूसरी ओर प्रशांत किशोर जो राजनीति में नया रास्ता खोलना चाहते हैं। मैदान गर्म है, हवा बदलती दिख रही है, लेकिन नतीजे अब भी किसी के भी पक्ष में हो सकते हैं। ग्राउंड पर जाकर अगर आप सुनेंगे तो हर आवाज़ अलग है। कोई कहता है नीतीश ने बहुत अच्छा काम किया, अब उन्हें आराम मिलना चाहिए। कोई कहता है तेजस्वी अभी कच्चे हैं, नीतीश पर भरोसा नहीं। और तेजस्वी ने जवाब दिया इसका, हम कच्चे नहीं हैं। और कहीं कहीं लोग कहते हैं अब तीसरा रास्ता होना चाहिए, पीके जैसा। लेकिन क्या तीसरा मोर्चा बिहार में संभव है? यानी जनता पारंपरिक राजनीति से थक चुकी है, वो बदलाव चाहती है एक भरोसे के साथ। ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि सोच की परिवर्तन का भी है। क्योंकि अगर इस बार बिहार का मतदाता जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास और रोजगार को आधार बनाकर वोट देगा तो ये बिहार की राजनीति की एक नई सुबह होगी। शायद एक ऐसा दौर आ सकता है जब बिहार के लोग सिर्फ नेता नहीं, लीडर चुनेंगे। तो दोस्तों, यही है बिहार की सियासी कहानी। यहाँ हर दीवार पर पोस्टर, हर नुक्कड़ पर नारा है और हर गली में चर्चा है। इस बार कौन जीतेगा? नीतीश की सेहत, तेजस्वी का जोश, मोदी का करिश्मा, प्रशांत किशोर की रणनीति, सब दांव पर है। लेकिन आखिरी में फैसला आप करेंगे।
आप जो जनता है। और यही बिहार की खूबसूरती है। यहाँ कोई चुनाव छोटा नहीं होता, हर बार इतिहास लिखा जाता है। जो जीतता है वो नेता बनता, और जो हारता है वो एक नई कहानी गढ़ता है, नए वक्त का इंतज़ार करता है। तो इंतज़ार कीजिए उस दिन का, तो बस इंतज़ार कीजिए उस दिन का जब चुनाव तारीख आएगी, और तब पता चलेगा क्या सरकार बनी है, क्या किसे बहुमत मिला है, क्या त्रिशंकु सरकार बन रही है। ये सब समय में आगे पता चलेगा। क्या प्रशांत किशोर नया खेल दिखा देंगे, या कहीं से बीच से आकर तेज प्रताप कुछ नया समीकरण बिठा देंगे। ये सब पता चलेगा आपको आने वाले दिनों में। तब तक देखते रहिए छा गए नेताजी।